यस पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम आ गए हैं अगले रिवीजन लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं किसकी? बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। तो आपको पता ही होगा बोरोइंग कॉस्ट का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? AS 16 के बारे में। तो हम पहले समझ लेते हैं सर बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है। बिफोर गोइंग टू द मॉड्यूल हम पहले इस चीज पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमें पता है किसी भी धंधे को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल आपकी दो फॉर्म में आ सकती है, एक आ सकती है इक्विटी की फॉर्म में और एक आ सकती है आपकी बोरोइंग की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सर इक्विटी कैपिटल की बात करेंगे? नहीं सर, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? बोरोड कैपिटल के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है। तो इसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। अगर लेमन लैंग्वेज की बात करें तो हम इसी ब्याज इसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में कैसे होगा ये हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 बताता है, जो बताता है क्या कि भाई इस इंटरेस्ट को या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपना खर्चा मानोगे या फिर बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज करोगे। ये हम सीखने जाएंगे किसके अंदर? AS 16 के अंदर। तो फटाफट आइए मॉड्यूल के ऊपर चलते हैं और हम फटाफट स्टार्ट करते हैं चर्चा किसकी? बोरोइंग कॉस्ट की। तो आइए, तो सबसे पहले हम मॉड्यूल से मतलब समझ लेते हैं किसका? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है। सर बोरोइंग कॉस्ट सबसे पहले क्या कहता है कि भाई इंटरेस्ट या फिर कमिटमेंट चार्जेस जो आपने पे किए हैं बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, बोरोइंग्स के ऊपर, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो आपका बोरोइंग कॉस्ट बनता है। इंटरेस्ट तो हो गया, ब्याज। सर कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं? सर कमिटमेंट चार्जेस मतलब मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है 6 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। मैंने बैंक को कहा कि भाई मैं आपसे लोन ले सकता हूं कभी भी, आप ये फंड पार्क करके रख दो, मुझे आप लोन दे देना, सैंक्शन करके रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक कहेगा यार मैं आपसे कमिटमेंट में आ रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपसे इससे के लिए क्या लूंगा? कमिटमेंट चार्जेस लूंगा इन बोरोइंग्स के लिए, बिकॉज मैं इस फंड को लॉक करके रख लूं आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कमिटमेंट चार्जेस। दूसरी बात कहती है क्या? अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम या फिर एंसिलरी कॉस्ट। ठीक है, मतलब क्या? सपोज मैंने कोई डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर क्या है? डेट सिक्योरिटीज है, बेसिकली मैं बोरिंग ही ले रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो मैंने डिबेंचर इशू किए कितने पे? 90 रुपए पे, और इनको रिडीम करूंगा कितने पे? 110 रुपए पे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 20 रुपए का मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया और 10 रुपए का क्या दूंगा? प्रीमियम दूंगा ऑन रिडम्पशन। तो 20 रुपए मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करने पड़ते हैं? अमोर्टाइज करने पड़ते हैं, मतलब खर्चे में डालता रहूंगा। तो इसको भी मैं क्या ट्रीट करता हूं? बोरोइंग कॉस्ट ही जो है मान के चलता हूं। अगली बात करते हैं क्या? फाइनेंस चार्जेस। किससे रिलेटेड सर? फाइनेंस लीज से रिलेटेड। जो AS 19 के अंदर आप लीजेस पढ़ते हो, ठीक है, फाइनेंस चार्जेस उससे रिलेटेड जो होते हैं, जो हम डिस्काउंट की अनवाइंडिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट कॉस्ट, हमारे फाइनेंस चार्जेस। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं बोरोइंग कॉस्ट के अंदर। और तीसरी चौथी बात करते हैं किसकी? एक्सचेंज डिफरेंसेस की। मतलब मैंने फॉरेक्स करेंसी में जो है लोन ले लिया, उसके ऊपर मैं ब्याज दे रहा हूं, तो उसके ऊपर जो मेरा फॉरेक्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रहा है फॉरेक्स का, ठीक है, उसको भी मैं कैसे अकाउंट फॉर करूंगा? इन बोरोइंग कॉस्ट। कितना पार्ट बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा, कितना पार्ट एज पर AS 11 ट्रीट होगा, वो सब मैं यहाँ पे सीख लूंगा। बट बिफोर गोइंग टू द बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग हम समझ लेते हैं एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट आता है किसका? क्वालिफाइंग एसेट का। सर क्वालिफाइंग एसेट होती क्या है? सर क्वालिफाइंग एसेट कोई भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। मतलब ऐसी एसेट जो कि क्या है? टेंजिबल है और इंटेंजिबल है, विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। क्या लेती है? सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो मैं कह सकता हूं सर मैं इस एसेट को बनाता हूं, या मतलब इसको रेडी टू यूज करने के लिए मुझे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो मैं कहता हूं इसको ये क्या है? मेरी क्वालिफाइंग एसेट है। और यहाँ पे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन जनरल क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई आप क्या अज्यूम करोगे? 12 मंथ का मान लोगे कि भाई 12 महीने का जिस एसेट को टाइम लगता है, तो हम मानेंगे वो क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम पे डिफाइन कर दिया गया है कि 12 मंथ के पीरियड को हम क्या कहते हैं? ये क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ 12 मंथ इज कंसिडर्ड एज सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम अनलेस अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो आप कम और ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, बट इन जनरल हम क्या मानते हैं? 12 महीने का टाइम जो एसेट लेती है फॉर गेटिंग रेडी टू इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। अब बात करते हैं क्या जी? एक्सचेंज डिफरेंसेस की चर्चा थोड़ी आगे जाके करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं बोरोइंग्स के। ठीक है, अब बोरोइंग जो होंगी यहाँ पे, ठीक है, बोरोइंग जो होंगी, ठीक है, बोरोइंग किसके लिए ले सकते हैं हम एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए ले सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी ले सकते हैं बोरोइंग्स। अगर हम ये किसके लिए ले रहे हैं? क्वालिफाइंग एसेट के लिए ले रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे कैपिटलाइज किया जाएगा, हम उसको एज एन एसेट बना देंगे, उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चा इसको नहीं मानेंगे। बट अगर अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज अ खर्चा ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये खर्चा जो है आपका कैसे निकलेगा वो भी हम यहाँ पे सीख लेंगे। अब बात करते हैं क्या जी? बोरोइंग कॉस्ट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है?
क्वालिफाइंग एसेट के लिए आप कब कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई हमने पीपीई के अंदर क्या कंडीशन पढ़ी थी, क्या क्वालिफाइंग कंडीशन थी कि भाई पहला होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है फ्लो टू द एंटिटी होने चाहिए और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, वो एसेट जो है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है। तो सेम गोज हियर एज वेल, क्वालिफाइंग एसेट का भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है सेम है। अगर क्वालिफाइंग एसेट जो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देती कि एफईबीज जो है एंटिटी के पास आएंगी और कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई इस बोरिंग कॉस्ट को जो यहाँ पे कैपिटलाइज कर लो, ठीक है। अब बात आती है किसकी, बोरिंग सर दो तरीके की हो सकती है। कैसे सर, बोरिंग हो सकती है कि भाई या तो मैंने एक स्पेसिफिक बोरिंग ली है, मतलब क्या सर कि मैंने जो है ये एसेट बनाने के लिए ही लोन लिया था, ओके, ठीक है, मैंने और किसी पर्पस के लिए लोन लिया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इसी एसेट के लिए लोन लिया है तो मैं उसको कहूंगा क्या, स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक है। बट अगर मैंने इन जनरल डेट लिया हुआ है, ठीक है, इन जनरल डेट लिया हुआ है तो उसको मैं कहूंगा जनरल बोरोइंग्स, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है तो मुझे इसकी कॉस्ट कंप्यूट करना रिलेटिवली आसान होगा फ्रॉम जनरल बोरोइंग से, ठीक है। स्पेसिफिक बोरोइंग में क्या कहूंगा मैं कि भाई जितना ब्याज आ रहा है उसको जो है कैपिटलाइज आप कर दो। तो यहाँ पे क्या मेथड हमें बता रखा है स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में, यहाँ पे कहता है कि भाई जो भी आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है, जो भी आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है उसमें से माइनस कर दो क्या, कोई भी इनकम अगर आपने टेम्पररीली इन्वेस्टमेंट पार्क कर दी थी, मतलब क्या सर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, क्या मेरी क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर सपोज मैं मानता हूं कि 1 करोड़ का खर्चा होना था, क्या वो आज के दिन ही पूरा खर्चा हो गया होगा, नहीं सर, वो 12 महीने का टाइम लेता है। तो मैं क्या करूं, 1 करोड़ को पूरा बैंक अकाउंट में ऐसे ही रखा रखूं, नहीं सर, मैं सोचूंगा कि मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूं आगे सिक्योरिटीज के अंदर। अगर मैंने वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करके कोई रिटर्न कमाया है तो वो मेरा किससे रिड्यूस हो जाएगा, उसकी बोरिंग कॉस्ट से जो है रिड्यूस करके नेट जो है मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक बोरिंग से क्या बताया हुआ है कि जो आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है उसमें से माइनस कर दो क्या, कोई भी इनकम आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दोस बोरिंग से आपने जो भी इनकम अर्न करी है उसको जो आप हटा दो और बाकी को आप क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। अब आते हैं किसकी, जनरल बोरिंग की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरल बोरिंग की क्या बात आती है सर, जनरल बोरिंग में क्या कहते हैं कि जो भी बोरिंग कॉस्ट है किसकी, जनरल बोरिंग, मतलब कि भाई आपने 4-5 लोन ले रखे हैं, आप सबका ब्याज निकाल लो टोटल, ठीक है, और टोटल बोरिंग निकाल लो, वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपका हो सकता है ना कि भाई कुछ लोन हो जो आपने साल के स्टार्टिंग में ले लिया हो, कुछ बीच में लिया हो, कुछ थोड़ा आगे लिया हो, ठीक है, तो आप जो है इनको डेज के बेसिस पे, मंथ्स के बेसिस पे इसको वेटेड एवरेज निकाल दो, जैसे कि हम ईपीएस के केस में करते थे। हमने वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग आउटस्टैंडिंग निकाली, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपका क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। अब इसका करोगे, जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया किसके ऊपर, क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, कैपिटलाइजेशन रेट से, तो ये आपकी आ जाएगी अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। और क्रॉस चेक के लिए आप क्या कर सकते हो कि भाई जो आप कैपिटलाइज कर रहे हो अमाउंट वो जो है एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से आपकी ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये तो हमें फैक्ट है भाई, हम जितने की बोरिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं उससे ज्यादा का तो कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। तो आइए फटाफट एग्जांपल के थ्रू ये समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1st of January, इट ऑब्टेन 1 लाख स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो मतलब ये क्या है सर, ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, ये मैं कहूंगा सर ये तो स्पेसिफिक बोरिंग है, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इंटरेस्ट रेट कितना था, 10% का इंटरेस्ट रेट था और 1 जनवरी को ही उसने कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करी है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स भी चल रहे हैं, मतलब कि ये क्या है सर, ये बात कर रहा है किसकी, जनरल की बात कर रहा है। जनरल की बात कर रहा है तो इसके अंदर क्या दिया हुआ, 5 लाख दिया हुआ, 9 लाख दिया हुआ, 11% और 13% के रेट पे। अब एक्सपेंडिचर उसने कितना किया थी, एक्सपेंडिचर उसने किया जनवरी में 2 लाख किया, अप्रैल में 2.5 लाख किया, जुलाई में किया और दिसंबर में किया। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31st of December 2000, ठीक है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन AS 16, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो सर हम यहाँ पे कैसे कैपिटलाइज करेंगे, तो पहले हम निकालें कि भाई वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस कितना हुआ है, ठीक है, हमें निकालना ये जरूरी है क्योंकि ये 2 लाख साल की स्टार्टिंग में हो गया, इसके ऊपर बोरिंग ज्यादा लगेगी, ठीक है। ये आपने मिड में किया तो हम क्या करेंगे, 2 लाख 12/12, यस सर। अप्रैल के पीछे 3 महीने एक्सपायर हो गए तो 9 महीने के लिए हुआ, ठीक है, 9 महीने के लिए इस पे हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस जो है निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालेंगे अदर देन फॉर स्पेसिफिक बोरिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जनरल बोरिंग ले ली हमने 5 लाख और 9 लाख रुपए की, इसका टोटल इंटरेस्ट बनता था 1,72,000। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, तो हमने क्या किया, 1,72,000 हमने यहाँ ले लिया, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड कर दिया किससे, वेटेड एवरेज बोरिंग से 14 लाख इंटू 100, ये हमारा क्या निकल के आ गया, कैपिटलाइजेशन रेट निकल के आ गया 12.285 का। अब हम बात करते हैं, हमारा टोटल खर्चा हुआ था सर 6,22,500 रुपए का ऑन एन वेटेड एवरेज बेसिस पे। अब मैं कह सकता हूँ सर ये 6,22,500 में से 1 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग थी और बाकी का खर्चा जनरल बोरिंग से हुआ है। यस सर, जो मेरा स्पेसिफिक बोरिंग से हुआ है उस पर तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%,
राइट सर, यस। तो मैंने इस पे 10% के हिसाब से 10,000 निकाल दिया। बट जो जनरल बोरिंग हुई थी उसके लिए तो मैंने क्या निकाला था, कैपिटलाइजेशन रेट निकाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रिमेनिंग बैलेंस को कैपिटलाइजेशन रेट से। ये मेरा टोटल क्या निकल गया, इंटरेस्ट कॉस्ट विच नीड्स टू बी कैपिटलाइज, ठीक है। और इस इंटरेस्ट कॉस्ट को मैं क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। अब हुआ क्या, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जब निकाल रहा था तो मैंने क्या किया कि भाई टोटल खर्चा क्या क्या हुआ है, ये एक तो टोटल खर्चा हुआ है, प्लस इसमें क्या कर दूंगा मैं, बोरोइंग कॉस्ट जो मैंने निकाली है जो कैपिटलाइज होनी चाहिए एज पर एज 16, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, विच कम्स टू 74189, ठीक है। ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में, जिसके अंदर आपको जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग दोनों दी होंगी। तो आइए, ये तो बात होगी किसकी, जनरल और स्पेसिफिक बोरिंग की, ठीक है। अब हमारी बात आती है किसकी, एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं सर, समझिए, आराम से समझिएगा, ठीक है। हमने क्या किया जी, हमने एक लोन ले लिया, कहां से, बाहर से, यूएसए से लोन ले लिया, डॉलर्स में हमने एक लोन ले लिया और हम वहां पे ही ब्याज पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर एक्सचेंज डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं, सर मैंने 10,000 यूएसडी का लोन लिया था, उस टाइम पे रेट चल रहा था 82 रुपए, 82 रुपीज का रेट चल रहा था, ठीक है। तो मैंने कितने रुपए यहाँ पे लेके आया, मैं सर 8,20,000 रुपीज जो है मेरे पास यहाँ इंडिया में आ गई। मैंने कहा ठीक है सर, ओके। अब क्या हुआ जी, मुझे 11% जो ब्याज देना पड़ेगा। अब रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट, तो मेरे लोन की वैल्यू में भी फर्क आता जा रहा है। अगर रेट यहाँ से बढ़ता जाएगा तो मुझे उसको ज्यादा पैसा जो है देना पड़ेगा। अगर रेट जो है 84 हो गया तो मुझे उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक्सचेंज डिफरेंस को भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा जब मैं बात करूंगा किसकी, इंटरेस्ट की, जब बोरिंग कॉस्ट निकालने की। तो यहाँ पे क्या बात करता है, अगर आपको एक्सचेंज गेन हो जाए, एक्सचेंज गेन हो जाए तो आप सीधा आंख बंद करके कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज इनकम ट्रेड कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हमने कहा यस सर, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, दिक्कत कहां पे आती है, दिक्कत आती है कहां पे, एक्सचेंज लॉस के केस में। एक्सचेंज लॉस में यहाँ पे कहानी क्या करनी पड़ती है हमें, यहाँ पे कहानी करनी पड़ती है सर, दो चीजें ध्यान से समझना। मैंने बोरिंग ली थी, ठीक है, बोरिंग के ऊपर जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, एक तो आप ये उठा लो, एक तो बोरिंग के अंदर एक्सचेंज डिफरेंस उठा लो। दूसरा कहता है कि भाई अगर आपने यहां पे लोकल करेंसी में बोरिंग की होती, ठीक है, उसका ब्याज ले लो, ठीक है, उसका ब्याज ले लो, माइनस कर दो क्या, आपका फॉरेक्स वाला जो ब्याज है वो माइनस कर दो, जोन सा भी दोनों का डिफरेंस है एक तो वो कंसीडर कर लो, जोन सा भी इन दोनों में से क्या आएगा, लोअर आएगा, ठीक है, जोन सा भी इन दोनों में से लोअर आएगा, इसको हम क्या मानेंगे, आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो है यहाँ पे इसको ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी का क्या होगा सर, सपोज अगर मेरा एक्सचेंज डिफरेंस आता है 30,000 का और ये आता है 25,000 का, तो सर मैं क्या कहूंगा, कितना कैपिटलाइज करना पड़ेगा, सर 25,000 जो है कैपिटलाइज करूंगा। बट सर यहाँ पे एक्सचेंज लॉस तो मेरा 30,000 का था, बाकी 5,000 का क्या होगा, 5,000 जो है मेरा AS 11 के अंदर ट्रीट हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट चला जाएगा एज अ फॉरेक्स लॉस, ठीक है। तो आइए इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं फटाफट। क्या कहता है, XYZ Limited has taken a loan of $10,000 for a specific project at an interest rate of 5% per annum, ठीक है। तो कितना ब्याज है, 5% पर annum पे हमने 10,000 USD का लोन लिया है 1 अप्रैल को। On April 1st 2001 the exchange rate between the currencies was 45। तो जब हमने लोन लिया था तो कितना एक्सचेंज रेट था, 45। कितना पैसा आया होगा जी, यहाँ पे पैसा आया होगा कितना, 4,50,000 रुपीज का, राइट। द एक्सचेंज रेट एज एट 31 मार्च 2002 इज 48, ठीक है। अब कितना हो गया, 48 हो गया, 4,80,000 की उधारी मेरे पे चढ़ गई, तो मतलब बढ़ गया मेरा एक्सचेंज लॉस, बढ़ गया। The corresponding amount could have been borrowed by XYZ in the local currency at an interest rate of 11%। मतलब मैं 4.5 लाख रुपए इंडिया में भी ले सकता था, बट मुझे ब्याज कितना लगता, 11% का जो है ब्याज लगता। The following computation would be made to determine the amount of borrowing। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भाई इंटरेस्ट कितना पड़ा आपका, ठीक है। इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे सर हम कहेंगे 10,000 का लोन था, इसको मल्टीप्लाई करो किस पे, 5% पे हमने लोन लिया था, और अब आपका क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना ब्याज होगी, 48 पे, ये हमारा आ गया क्या, इंटरेस्ट। हमने कहा सर ओके, ठीक है यहाँ तक। अब आपकी जो है एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कितना आया है, 10,000 USD थे, ठीक है, 48 माइनस 45 जितने भी आपने लिया था, 30,000 का क्या आ गया, ये एक्सचेंज लॉस आ गया सर। हमने कहा बिल्कुल सही बात है सर, एक्सचेंज लॉस कितने का है, 30,000 रुपए का है। और अगर मैं यही लोन इंडिया में लेता तो मुझे कितने में मिलता, 11% में मिलता। तो मैं कह सकता हूं भाई 4,50,000 पे मुझे 11% का ब्याज कितना बनता, 49,500 का मेरा ब्याज बनता। तो मैं कहूंगा भाई कैपिटलाइज कितना होना चाहिए सर, कैपिटलाइज होना चाहिए एक्चुअल इंटरेस्ट जो एक्चुअल एक्सचेंज लॉस जो है दैट इज 30,000 और 49,500 जो मैं लोकल करेंसी में लेता माइनस जो मेरा फॉरेक्स वाला ब्याज है, इन दोनों को अगर माइनस करता हूं कितना है, 25,500, ठीक है। इन दोनों का जो लोअर है दैट कम्स टू 25,500,
ये मेरा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, राइट सर, यस सर, ये मेरा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। अब मेरा टोटल एक्सचेंज लॉस कितना था, 30,000 का, तो दोनों का गैप कितना बचा, 4500 का। इस गैप को क्या करूंगा मैं, AS 11 के अंदर जो है ट्रीट कर दूंगा। इसको जो है फॉरेक्स लॉस जो है मैं ट्रीट कर लूंगा कहां पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे भी यही बात करी गई है क्वेश्चन के अंदर। डिफरेंस कितना निकला, 25,500। यहाँ पे ये था कि भाई 25,500 को जो आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। ओनली 25,500 विल बी कंसिडर्ड एज योर बोरिंग कॉस्ट और 45,000 4500 वुड बी कंसिडर्ड एज द एक्सचेंज डिफरेंस टू बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 11। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी ही बात थी किसकी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस की, जिसका ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया। विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल भी हमने बात यहाँ पे कर ली। ओके, तो हमारे इस AS 16 के अंदर और कोई हमारी चीज नहीं आती है जो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि आप जो कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, वो कब से करोगे सर। ठीक है, कोई डेट तो रखोगे जब से आप उसको कैपिटलाइज करना शुरू करोगे। क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर आप कैपिटलाइज करोगे, कब से करोगे। तो यहाँ पे कहता है कि भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग जो स्टार्ट होगा, अगर कमेंसमेंट कब होगी उसकी, कमेंसमेंट होगी जब ये तीनों कंडीशन जो है मीट हो जाती हैं। ये तीनों कंडीशन जब मीट हो जाएंगी तब हमारी कैपिटलाइजेशन जो है स्टार्ट हो सकती है। क्या कि भाई एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर हो चुका है, आपने उस क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा कर दिया है, बोरिंग कॉस्ट इनकर होनी शुरू हो गई है, ये नहीं कि हो गई, अभी हो गई है शुरू। ठीक है, दूसरा और एक्टिविटीज जो है क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए शुरू हो चुकी हैं। मतलब तीन चीजें कि क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा हो चुका है, बोरिंग कॉस्ट इनकर हो चुकी है और एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए। तब हम उसको जो है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर सस्पेंशन क्या होता है कि भाई हम क्वालिफाइंग एसेट बना रहे थे, बीच में काम रुक गया, तो उस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज नहीं की जाएगी, उसको हम जो है एज अ खर्चा ट्रीट कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और सेसेशन क्या, जब आपकी सारी एक्टिविटी सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि भाई आज से बोरिंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज नहीं करी जाएगी, हम इसको क्या मानेंगे, इसको खर्चे के अंदर जो है ट्रीट करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं क्या सर, यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया। डिस्क्लोजर में हमें क्या बताना पड़ेगा कि भाई क्या अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो किसके लिए, बोरिंग कॉस्ट के लिए, और आपने कितनी अमाउंट को कैपिटलाइज किया है इस पीरियड के अंदर। ये आपको डिस्क्लोजर जो है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये आपको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप फटाफट अब इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए और बढ़िया तरीके से इस AS को बंद करके रख दीजिए एग्जाम के लिए। तो हम मिलते हैं अपने अगले रिवीजन लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि हम फटाफट ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू सो मच।